गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग झारखंड के इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने झारखंड के इंडस्ट्री के बारे में ही चर्चा किया था और इस इंडस्ट्री में हमने देखा था सबसे पहले कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होता है, उसका कई आधार पे, कई बेस पे वर्गीकरण होता है, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, सहकारी, या अगर हम इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखें तो लघु, सूक्ष्म, मध्यम, बृहद, इस तरह के इंडस्ट्री के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है। फिर कच्चे माल के बेस पे इंडस्ट्री, इस तरह के सारे जितने भी क्लासिफिकेशन थे, जितने भी वर्गीकरण थे, उसके बारे में मैंने आप लोग से चर्चा की थी। उसके बाद मैंने लॉ इंडस्ट्री या लॉ या स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया था। मैंने टाटा ग्रुप के किस्को के बारे में भी बताया था, जो कि जमशेदपुर में था। फिर आज की क्लास में हम एल्युमिनियम इंडस्ट्री की चर्चा करेंगे। हमने कल केवल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में ही चर्चा की थी। उसके आगे आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है, एल्युमिनियम उद्योग जो है, एक चीज़ आप जान लीजिए कि इसके जो मिनरल के बारे में मैंने बताया था, उसका नाम क्या था? बॉक्साइट। इसी मिनरल से हम एल्युमिनियम का निक्षेप करते हैं, एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। तो एल्युमिनियम के कच्चे माल के रूप में इस बॉक्साइट जो खनिज है, इसी का प्रयोग हम करते हैं। और एक चीज़ हमने और भी आपको बताया था कि कहाँ कहाँ खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हुए मैंने बताया भी था आप लोगों को कि बॉक्साइट जो है वह लोहरदगा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक बॉक्साइट की मात्रा, बॉक्साइट खनिज लोहरदगा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ देखिए, जब भी इंडस्ट्री ये, क्योंकि बहुत सारे मिनरल के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, तो कहाँ जहाँ जहाँ मिलते हैं अधिकतर उद्योग धंधे वहीं स्थापित होंगे। तो मैं कई सारी चीज़ों को रिपीट भी करूँगा, रिकॉल भी कराऊँगा। तो आपको साथ साथ इस सारी चीज़ों को रिकॉल भी करते हुए चलना है, ताकि रिवीजन भी होता चले और नई नई चीज़ें भी आपको आती रहे। तो आप जब भी ये क्लास देखें, आप उसको रोज़ एक बार या हर एक दो दिन पे एक बार उसको जरूर 10 मिनट 15 मिनट देकर रिवाइज कर लें। ये फैक्चुअल, इसमें सवाल जो बनते हैं वो फैक्चुअल ही बनते हैं ज़्यादातर, और आप रोज़ अगर 10-15 मिनट इसको रिवीजन देते हैं, आपको ईजिली ये सारी चीज़ें याद। ठीक है, तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री में हमने क्या देखा कि जो एल्युमिनियम के कच्चे माल है वो बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं, और झारखंड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना इंडियन इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1938 ईस्वी में रांची के मुरी नामक स्थान पर हुई। अब 1938 ईस्वी में रांची के मुरी नामक स्थान, ठीक है, यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। और यह कहाँ पड़ता है मुरी? ये रांची लोहरदगा रेल मार्ग पे पड़ता है। रांची लोहरदगा रेल मार्ग, रांची लोहरदगा रेलवे रूट पे पड़ता है। यानी यहाँ से जो भी चीज़ें उत्पादित होंगी वो इस रेल मार्ग के थ्रू इजीली बाज़ारों तक पहुँचाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो बताया था कि इंडस्ट्री जहाँ भी स्टेब्लिश की जाती है वहाँ यातायात परिवहन के साधन भी बेहतर होने चाहिए, ताकि आयात और निर्यात की जो सुविधा है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इंडियन एल्युमिनियम जो कंपनी है, जो 1938 में स्टेब्लिश की गई, वो रांची के मुरी नामक स्थान पर। यह भारत का दूसरा सबसे प्राचीन और बड़ा कारखाना है।
यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और बड़ा एवं बड़ा कारखाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बहुत पहले से एल्युमिनियम का उत्पादन होता आ रहा है। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो यही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो इससे जुड़ी हुई बात है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, अभी भी बता दें कि झारखंड जो है, झारखंड का जो बक्साइट है वो संचित भंडार की दृष्टि से देश में अगर भंडारण की दृष्टि से देखें, स्टोरेज की दृष्टि से देखें, देश में इसका 4th रैंक है, 4th रैंक है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें या प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें तो इसका 3rd रैंक। ये दोनों आपको याद करके, जब इतना ज़्यादा उत्पादन या भंडारण है या उत्पादन की क्षमता है तो यहाँ इंडस्ट्री का होना लाजमी है। और यही इंडस्ट्री यहाँ पे है, रांची के निकट मुरी में। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको देखना है कि अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बक्साइट जो है लोहरदगा में मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी, लोहरदगा के अलावा भी अगर कोई जगह है तो वह है गुमला और लातेहार। ठीक है, गुमला और लातेहार, ये 2 डिस्ट्रिक्ट और भी हैं लोहरदगा के अलावा जहां हमें बक्साइट बड़ी मात्रा में। अब जो इंडस्ट्री के लिए, इस एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एक उद्योग की स्थापना के लिए ज़रूरी है, एक एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए ज़रूरी, उसके बारे में बात कर लें। ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जितनी ज़रूरत है एल्युमिनियम उद्योग की ऊर्जा के लिए, उतनी ज़रूरत इसकी पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए जो यहाँ बक्साइट से जो एल्युमिनियम बनाया जाता है वो अंतिम उत्पाद नहीं होता, वो मध्यवर्ती उत्पाद होता है। यानी इसके अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है जो यहाँ पूरा नहीं हो पाता। इस मध्यवर्ती उत्पाद को इससे अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए, यानी प्योर एल्युमिनियम या एल्युमिनियम का सामान प्राप्त करने के लिए कोलकाता के बेलूर, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। दूसरा लेई, यह मुंबई में। इन दोनों जगह पे इन मध्यवर्ती उत्पादों को भेजा जाता है और यहाँ से हम अंतिम उत्पाद प्राप्त करते हैं। और ये अंतिम उत्पाद में क्या है? एल्युमिनियम की चादरें बनती है, एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, रेल और हवाई जहाज़ के ढांचे बनते हैं, बिजली के तार बनते हैं, मोटर गाड़ियों के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं इस एल्युमिनियम से। आप लोग देखे होंगे, आप अपने अगल बगल देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे। हर किसी के घर में इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें आप देखिए एल्युमिनियम दिखेगा। ठीक है, अगर गाड़ी है तो उसमें भी एल्युमिनियम दिखेगा। आप रेल से यात्रा करते हैं तो वहाँ भी एल्युमिनियम के बहुत सारे पार्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में कहे या हमारी ज़िंदगी में एल्युमिनियम का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम यहाँ हम ये भी देख लिए कि भाई भंडारण के नज़र से देखें तो ये चौथा सबसे ज़्यादा भंडारण है एल्युमिनियम का, बक्साइट का, से हम एल्युमिनियम प्राप्त कर। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है यह झारखंड में भी अच्छे तरीके से उत्पादन होता है, लेकिन ऊर्जा की कमी के कारण अंतिम उत्पाद प्राप्त करना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको कोलकाता या मुंबई भेजा जाता है। ठीक है, अब अगला जो इंडस्ट्री है वो है कॉपर इंडस्ट्री या तांबा उद्योग। कॉपर इंडस्ट्री या तांबा उद्योग। तांबे के भी बहुत सारे सामान हम देखते हैं। आइए हम तांबा इंडस्ट्री के बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं। तो भारत में जो तांबा का उत्पादन का कारखाना है वो झारखंड के कहाँ पे? बीरभूम जिले में।
सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में 1924 में स्थापित, 1924 में स्थापित किया गया था। और यह सिंहभूम में कहाँ पे, घाटशिला एक जगह है, ठीक है, घाटशिला क्षेत्र है, वहीं पे एक छोटा घाटशिला के अंदर ही एक जगह है मूसाबानी, वहीं पे यह स्थापित किया गया घाटशिला। कई बार प्रश्न या तो घाटशिला पूछा जा सकता है या मूसाबानी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों याद रखना है। घाटशिला एक जगह है सिंहभूम में, इसी के अंदर एक छोटा सा जगह है मूसाबानी, वहीं पे ये तांबे की पहली जो कारखाना है वो इसको स्थापित, ठीक है। घाटशिला आप लोग सिंहभूमि आप जानते ही हैं, आपको बार बार मैप देखते रहना है, आपको डिस्ट्रिक्ट हमेशा अपने मैप दिमाग में सेट कर लें। रोज़ अगर एक बार 1 मिनट के लिए भी मैप देखते हैं, आपके लिए मैप के हर डिस्ट्रिक्ट को याद करना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे जैसे ये जो फैक्चुअल पार्ट है झारखंड में, जैसे मैंने मिनरल पढ़ाए थे, जैसे मैंने ये आपको इंडस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो फैक्चुअल पार्ट है वो आपके मैप अगर आपके दिमाग में है तो आपको याद रखना बहुत आसान होगा। सिंहभूमि हमने बताया ही था झारखंड के दक्षिणी पार्ट में, ठीक है। अगर हम झारखंड में तांबे के खान देखें तो एक तो ये मूसाबानी खुद ही तांबे का खान है, ये खान है तांबे का खुद, ये जो जगह है मूसाबानी तांबे का खान खुद ही, इसलिए यहाँ ये फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई थी। ये बात आपको पता ही चल गई। जो मैंने बताया था कि इंडस्ट्री कहाँ कहाँ स्टेब्लिश किए जाते हैं, मैंने ये भी बताया था कि जहाँ कच्चे मटेरियल मिलते हैं, जहाँ रॉ मटेरियल मिलते हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होते हैं, वहाँ भी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जाता है। देखिए यहाँ मूसाबानी में ही इंडस्ट्री को स्टेब्लिश, तांबे के खान में मूसाबानी है, ठीक है। फिर एक और जगह है बेदिया, ये भी पास ही में है बेदिया। ये 2 जगह हैं जहाँ से इसके जो कंपनी है कॉपर इंडस्ट्री कंपनी, जो कॉपर का कारखाना है, उसके लिए कच्चे अयस्क डाल के और फिर उसका चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। चूर्ण तैयार करके इस कारखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस चूर्ण को रोपवे के माध्यम से उस फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। आप जाइएगा झारखंड में, आप जैसे कोयलरी वाला इलाके में जाइए या इस तरह के तांबे का उत्पादन वाले इलाके में जाइए तो देखिएगा बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तार होते हैं, उसी पे एक जो रस्सी के माध्यम से चलने वाला एक परिवहन जैसा चीज़ होता है, इसमें भर के इन चूर्ण को रोपवे के माध्यम से कारखाने तक भेजा जाता है और फिर इसको वहाँ के विद्युत भट्टी में जला के जो तांबा है, तांबे से गंधक को पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तांबे से गंधक को पृथक कर लिया जाता है और फिर एक थोड़ा शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। ये पूरा शुद्ध नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस के बाद ही पूरा शुद्ध तांबा मिलता है। लेकिन इसी तरह की प्रक्रिया से या तांबे का निर्माण या तांबे का अवक्षेपण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सिंहभूमि में एक कंपनी है जिसका, यह कंपनी घाटशिला में है, जो मूसाबानी एक जगह है जो खुद ही जहाँ से तांबा का खान है, हाँ 1924 में इसको एस्टेब्लिश किया और यह 1930 से उत्पादन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। जो भी कॉपर इंडस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे वो इसी फैक्ट, जो 5-6 फैक्ट है, इसी में से किसी से आपको चीज़ों को याद रखना है। फिर अगला है सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग या सीमेंट इंडस्ट्री। यह जो सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये भी जानते हैं, जब स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि सीमेंट का सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। लेकिन अगर झारखंड में देखें तो सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे भी सीमेंट उद्योग के स्थापित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान है, ठीक है। इसीलिए 1921 ईस्वी में
21 ईस्वी में पलामू जिले के जपला में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पलामू जिला। ये प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है कि सीमेंट उद्योग की पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो किस डिस्ट्रिक्ट? पलामू जिले के जपला नामक स्थान। पलामू जिले के जपला नामक स्थान पे पहली बार 1921 में सीमेंट उद्योग की स्थापना की। ठीक है। इसके अलावा रांची में एक जगह है खिलारी, ठीक है, वहाँ, या धनबाद में एक जगह है सिंदरी, या पूर्वी सिंहभूमि में जमशेदपुर, लिख लेते हैं, रांची में, ठीक है, पूर्वी पहले इसको लिख लें, खिलारी, धनबाद में सिंदरी, पूर्वी सिंहभूमि में ठीक है, यहाँ भी ये एक जमशेदपुर, ये सब जगह है जहाँ पे सीमेंट के जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए। हाँ, पश्चिमी सिंहभूमि भी है। पश्चिमी सिंहभूमि में एक जगह है, पश्चिमी सिंहभूमि में भी सीमेंट का उत्पादन होता है। वहाँ एक जगह है हिंकपानी, यहाँ भी सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इसकी प्रचुर, इस सीमेंट उद्योग के लिए जो चीज़ें कच्चा माल की ज़रूरत है वो पर्याप्त मात्रा में झारखंड में है। ठीक है, और कच्चा माल जब पर्याप्त मात्रा में झारखंड में है, यानी अनुकूल परिस्थितियाँ है सीमेंट उद्योग के एस्टेब्लिश करने, इसीलिए 1921 में पलामू में, जपला में सीमेंट उद्योग की पहली स्थापना। फिर हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि हमने चर्चा की रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूमि में जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूमि में हिंकापानी, और बोकारो में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ बड़े स्तर पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, सीमेंट के लिए जो कच्चा माल, सीमेंट के लिए जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाले पदार्थ है, जैसे कि कच्चा माल के रूप में क्या क्या प्राप्त, जैसे कि चूना पत्थर। हमने मिनरल के टाइम में बताया भी था कि जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो उसको याद रखना है। फिर चिकनी मिट्टी हुआ, कोयला हुआ, जिप्सम हुआ, चिकनी मिट्टी, कोयला, जिप्सम, ठीक है, इस तरह का जो कच्चे माल है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें झारखंड में भी मिल जाती है। अगर चूना पत्थर देखें तो ये पलामू से मिल जाता है, चूना पत्थर देखें तो ये पलामू से मिल जाता है। ठीक है, और गढ़वा से भी आ जाता है, पलामू से भी आ जाता है। कोयला देखें तो ये नज़दीक के धनबाद से मिल जाता है। कोकिंग कोयला हम जानते भी हैं कि झरिया जो है कोकिंग कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। तो आराम से बहुत सारे कच्चे माल यहाँ से इजीली मिल जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ बड़े स्तर पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक सीमेंट का नाम आप लोग प्रचार में देखते भी होंगे, एसीसी सीमेंट, या एसीसी सीमेंट का आप लोग बार बार प्रचार देखते होंगे, टीवी देखते होंगे तो उस पर दिखता भी होगा। तो एसीसी सीमेंट जो है ये एसीसी ग्रुप के अंतर्गत आता है, जैसे कि बोकारो हुआ, सिंदरी हुआ, चाईबासा हुआ, पतरातू हुआ, इस सब क्षेत्र में जो सीमेंट का उत्पादन होता है यह इसी एसीसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एसीसी ग्रुप को छोड़ के जो दूसरी सीमेंट की इकाइयाँ हैं वो सब प्राइवेट फील्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अभ्रक उद्योग। ठीक है, अगर अभ्रक उद्योग की बात करें
अभ्रक उद्योग का उत्पादन 1840 में कहाँ पे, कोडरमा, पहली बार किया गया था। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम 1840 में अभ्रक उद्योग या अभ्रक इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश की गई थी वो कोडरमा में की गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1921-22 में एक नई तकनीकी, इस उद्योग के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी नए डेवलप हुए। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ एक कंपनी थी जिसका नाम था क्रिस्टोन एंड कंपनी। क्या नाम था? क्रिस्टोन एंड कंपनी। इस क्रिस्टोन एंड कंपनी ने डोमकच जगह में अभ्रक का उत्पादन शुरू किया। डोमकच में अभ्रक का उत्पादन शुरू किया। तो ये 1921 की बात है, 1921-22 की बात, यानी नए टेक्नोलॉजी के साथ क्रिस्टोन एंड कंपनी ने डोमकच का काम शुरू किया। लेकिन सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित हुआ वो कोडरमा जिले में स्थापित हुआ था 1840। ठीक है, एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि जो अभ्रक है वो पेग्मेटाइट जैसे मिनरल से मिलते हैं, पेग्मेटाइट से मिलते हैं, और पेग्मेटाइट से जो अभ्रक मिलता है उसके मामले में, उसके संदर्भ में झारखंड तीसरा, ठीक है, सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार वाला राज्य है जो पेग्मेटाइट से मिलता है। हरित अभ्रक में झारखंड थर्ड रैंक पे आता है। इससे पहले आंध्र प्रदेश आता है, फिर बिहार आता है, लेकिन पेग्मेटाइट आधारित जो अभ्रक है उसमें झारखंड तीसरा सबसे बड़ा भंडारक है, जहाँ सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अभ्रक उद्योग भी यहाँ ठीक ठाक डेवलप्ड है। ठीक है, और यहाँ तो देखें तो अभ्रक के भंडारण में और उत्पादन में अगर देश में सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो एपी में होता है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडारण भी है और उत्पादन भी होता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा ऐसा राज्य है झारखंड जहाँ पेग्मेटाइट बेस्ड अभ्रक बड़े स्तर पे पाया जाता है। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना। अगर अभ्रक को देखें तो अभ्रक उद्योग जो है वो कोडरमा में, गिरिडीह में, ठुमरी में, तलैया में स्थापित किया गया। यह उद्योग जो है कोडरमा में या झारखंड का उत्तरी पार्ट है, हजारीबाग से ऊपर, गिरिडीह में, ठीक है, ठुमरी में, झुमरी तलैया नाम तो आप लोग सुने ही हैं, तिलैया में, यहाँ नेत्रहाट स्कूल भी है। तो कोडरमा, गिरिडीह, झुमरी और तिलैया इस सब में अभ्रक उद्योग स्थापित किया गया। एक घटना घटी द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि झारखंड में अभ्रक का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता था, लेकिन बहुत सारा कृत्रिम अभ्रक का आविष्कार हो गया। उसके बाद इसकी डिमांड कम हो गया, तो इसके उद्योग पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को। ठीक है, अगला जो इंडस्ट्री है वो है कोयला शोधन इंडस्ट्री, यानी कोल रिफाइनरी इंडस्ट्री। कोयला शोधन इंडस्ट्री उद्योग यानी कोल रिफाइनरी इंडस्ट्री। ठीक है, इस इंडस्ट्री के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है के बारे में हम लोग ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं, यहाँ कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मतलब अति संपन्न राज्य है कोयले के मामले में, अति संपन्न है, यानी बहुत ज़्यादा कोयला इस तरह की चट्टानों में मिलता है। हमने ये भी आपको बताया था, धरवाड़ करण की चट्टान है,
में कोयला अति संपन्न मात्रा में मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने आपके क्या बताया, सॉरी ये धरवार नहीं, गोंडवाना क्रम की चट्टान, मैंने गलती से धरवार बोल दिया। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में झारखंड में मिलता है। ठीक है। दूसरा चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो जिसके कारण यहाँ कोयला शोधक कारखाने भी के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है। यहाँ कोयला सबसे ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ कोयला शोधन के लिए भी इंडस्ट्री होगा और इसीलिए झारखंड में कोयला शोधन के लिए यानी कोल रिफाइनरी के लिए भी बड़े स्तर पर। ठीक है। झारखंड में मैंने बताया था कि 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी मात्रा में कोयला मिलते हैं। उसमें से पहला मैंने बताया था दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जहां सबसे ज़्यादा भंडार मिलते हैं, जिसमें मैंने झरिया का नाम भी लिया था, बोकारो का नाम भी लिया था और रामगढ़ का नाम भी लिया था कि यह 3 फेमस उसके साइट्स हैं दामोदर नदी घाटी कोयले भंडार के, जहाँ बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है और बहुत ज़्यादा 20 से 30 लेयर में कोयला और कोयले के उच्च क्वालिटी का। झरिया जो है कोकिंग कोयले का उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बड़ी मात्रा में इस तरह के उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के कोयले मिलते हैं। तो उसके लिए कोयला शोधन कारखाना या कोयला शोधन इंडस्ट्री, कोल रिफाइनरी इंडस्ट्री का जरूरी। झारखंड के कुल कोयले का 60% उत्पादन केवल इस झरिया से ही होता है। ठीक है। झरिया क्या है, अभी मैंने बताया कि हाई लेवल के कोकिंग कोयला का उत्पादन यहाँ पे। ठीक है। अब इस कोयला शोधन में होता क्या है, कोयला शोधन कारखाने में कोयले से राख, ठीक है, जिप्सम, कैल्साइट के जो सेल होते हैं, फिर अग्निशम मिट्टी इत्यादि को अलग कर लिया जाता है। मतलब हमको एकदम जैसे हम कोयला देखते हैं मार्केट में वैसा नहीं आता है, तो कई सारी चीज़ों से मिला हुआ अशुद्ध रूप में होता है। तो कोयला शोधन इंडस्ट्री में इस कोयले से राख को, जिप्सम को, कैल्साइट को, शैवाल को, ठीक है, और अग्नि मिट्टी जो फायर क्ले मिट्टी होती है वो भी इसमें लगी रहती है, इस सबको अलग कर लिया जाता है। ठीक है। यही काम है इस कोयला शोधन इंडस्ट्री का, कोल रिफाइनरी इंडस्ट्री का। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ मिलती हैं। ठीक है। अगर कोयला शोधन केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें जहाँ ये काम होते हैं, तो बहुत सारे सेंटर आपको झारखंड में मिल जाएंगे। कुछ सेंटर का नाम भी देख लेते हैं। कर्णपुरा है, पश्चिमी बोकारो है, कर्णपुरा है, पश्चिमी बोकारो है, ठीक है, और लोधना है, करगली है, लोधना है, करगली है, ये सब कोल रिफाइनरी सेंटर है। ठीक है। और भी हैं, जमाडोआ है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, 3-4 याद रखिए। हो सकता है इसी में से, अगर बहुत फैक्ट नहीं पूछेगा लेकिन पूछा तो यही से पूछेगा। तो ये कोयला शोधन इंडस्ट्री भी बड़े लेवल पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है। और इन इंडस्ट्री के माध्यम से क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में झारखंड में कोयला मिलता है। ठीक है। ठीक है। फाइन करते हैं, बहुत सारे अशुद्ध निकालते हैं। वो अशुद्धियाँ फिर से जान लें, कोयले के जैसे राख है, कैल्साइट के सेल हैं, फायर क्ले की मिट्टी है, ये सारी चीज़ों को शोधन के द्वारा बाहर करते हैं। अब एक चीज़ और देख लें कि इतने सारे इंडस्ट्री झारखंड में हमको देखने को मिल रहा है। इस सारे इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी तो हमारे पास बड़े बड़े मशीन, बहुत सारे पार्ट्स, कलपुर्जे इत्यादि की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि झारखंड में एक खनिज संपन्न, अति उच्च खनिज संपन्न राज्य है। यहाँ बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं। यहाँ जो खनिज मिलते हैं से जुड़े हुए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। अगर अनुकूल परिस्थितियाँ हैं तो इन से जुड़ा हुआ जो भी उद्योग इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जाएगा, उस इंडस्ट्री के लिए जो मशीन है, उपकरण है, कलपुर्जे है, जो पार्ट्स है, उसके लिए भी हमें किस तरह के उद्योग की ज़रूरत होगी, इंजीनियरिंग उद्योग। ये इंजीनियरिंग उद्योग जो है
या इंजीनियरिंग उद्योग जो है, ये बड़े बड़े जो उद्योग हैं उसके लिए मशीन, कल पुर्जे, उपकरण आदि बनाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि झारखंड जो है खनिज संपन्न राज्य है और यहाँ बहुत सारे उद्योग एस्टेब्लिश करने की संभावना है और किए भी गए हैं। के लिए जो कल पुर्जे मशीन की ज़रूरत है उसके लिए इंजीनियरिंग उद्योग की ज़रूरत है। इसीलिए झारखंड में बहुत सारे इंजीनियरिंग उद्योगों के एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा भी की गई है और हुए भी हैं। आइए हम बारी बारी से अलग अलग जो उद्योग हैं इंजीनियरिंग उद्योग उसकी चर्चा करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इंजीनियरिंग उद्योग केवल एक ही क्षेत्र में नहीं है, चारों तरफ है। अगर हम बात करें तो रांची में भी है, बोकारो में भी है, जमशेदपुर में भी है, धनबाद में भी है। बारी बारी से इन सारे जगह पे जो इंजीनियरिंग उद्योग इस्टेब्लिश किए गए, जो उस वहाँ से जुड़े उद्योगों के कल पुर्जे, पार्ट्स, मशीनों का निर्माण करते हैं, की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम इसमें आता है HEC का। मतलब HEC से क्या मतलब है? HEC से मतलब है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई। ठीक है, और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उनका बहुत बड़ा योगदान था स्थापना। ठीक है, यह रांची के हटिया डिस्ट्रिक्ट में, रांची के हटिया डिस्ट्रिक्ट, हटिया जगह है रांची में, रांची के हटिया क्षेत्र में भारत, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से यह स्थापना की गई। इसके रसिया तो था ही, ठीक है, और इंडिया था ही और चेकोस्लोवाकिया। इन भारत के अलावा इन दो देशों के सहयोग से यह स्थापना की गई 1958 में, लेकिन यह 1963 में उत्पादन करना शुरू कर दिया। स्टेब्लिश तो ये 1958 में की गई, लेकिन उत्पादन करना यह 1963। जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने HEC को के बारे में कहा था कि आधुनिक उद्योगों का यह मंदिर है। क्या है? आधुनिक उद्योगों का यह एक मंदिर है। मतलब जो भी उद्योग स्थापित किए जाएंगे वो इन मशीनों के या उसके कल पुर्जों से, पार्ट से ही किए जाएंगे और उसका उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसीलिए इसे आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। ठीक है, अब जो अगली बात है वो यह है कि इसी HEC के कंपाउंड में या परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की। इसकी चर्चा जब मैं आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो बहुत सारे गश्ती वाहन, गश्ती दल वाले पोत जो थे उसके निर्माण के बारे में मैंने चर्चा की और उसमें यह भी बताया था कि यह कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में बनाया गया है। उसी का एक ब्रांच जो है इसी लिमिटेड का इस HEC के कंपाउंड में भी खोला गया है, जिसमें क्या है, जहाज़ों के इंजन बनते हैं। जहाज़ों के इंजन बनते हैं। ये कौन से जहाज? पानी वाले। ठीक है, ये जो पोत होते हैं या जो पानी में चलने वाले जहाज, उसके इंजन यहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका एक ब्रांच कोलकाता में भी। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, अगर जो कोई पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो ये जो खास तौर से इंजीनियरिंग उद्योग है वो इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये बाकी सारे उद्योगों को बेच देते हैं। उनके लिए मशीन तैयार करता है, उनके लिए कल पुर्जे तैयार करता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम देख सकते। अब रही, हमने आपको बताया कि ये जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो केवल रांची में नहीं, रांची में भी है, बोकारो में भी है, जमशेदपुर में भी है, धनबाद में भी है। अलग अलग जिलों में अनेक इंजीनियरिंग यूनिट जो है स्टेब्लिश की गई है। अब अगर हम रांची की बात करें, सबसे पहले रांची को लेते हैं। रांची में जैसे मैंने HEC तो बता ही दिया कि रांची का हटिया क्षेत्र में है।
ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे इंजीनियरिंग यूनिट हैं या इंडस्ट्री है, जैसे कि श्रीराम बॉल बियरिंग जो रातू में है, श्रीराम बॉल बियरिंग, ये कहाँ पे है? रातू में है, ठीक है। उसी तरह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी मैंने बता दिया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इतना ही लिख देता हूँ। ये धुरवा में है, ये भी रांची में है, ठीक है। और भारत वेस्टक पालिया लिमिटेड, यह नामकुन में है। भारत वेस्टक पालिया लिमिटेड एलटीडी, ये भी नामकुन में है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से इंजीनियरिंग उद्योग रांची में एस्टेब्लिश है। इसमें 3 नाम ये दे देगा, एक और नाम और कोई दे देगा, पूछ देगा कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको ऐसे ही प्रश्नों के जवाब खोजने हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। फिर अगर हम बोकारो के, रांची की तो बात कर लिए, अगर हम बोकारो में देखें कौन से इंजीनियरिंग यूनिट एस्टेब्लिश किए गए हैं, कौन से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो उसमें एक गोमिया, बोकारो में एक जगह है गोमिया, वहाँ इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया है। गोमिया में, बोकारो में इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया है गोमिया में, ठीक है। ये भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। दूसरा एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड भी बोकारो में एस्टेब्लिश किया गया है। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ये भी बोकारो में एस्टेब्लिश किया गया है। फिर अगर हम जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे, जमशेदपुर में तो इतने ज़्यादा इंजीनियरिंग के उद्योग हैं कि जमशेदपुर को इंजीनियरिंग उद्योग का गढ़ कहा जाता है। जमशेदपुर को इंजीनियरिंग उद्योग का गढ़ कहा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप है जो जमशेदपुर में है। फिर इंडियन ट्यूब कंपनी है, वो भी जमशेदपुर में है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ टेल्को भी है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने टेल्को के बारे में भी चर्चा। फिर हम यहाँ इंजीनियरिंग एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड की भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे ये भी है, और यहाँ पे पाइप फैक्ट्री भी। इस तरह से बहुत सारे इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री यहाँ पे है, इसीलिए जमशेदपुर को इंजीनियरिंग उद्योग का गढ़ कहा जाए, ठीक है। टेल्को के बारे में मैंने बताया ही था कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को को आज के डेट में क्या कहते हैं? टाटा मोटर्स। टेल्को को का वर्तमान नाम क्या है? टाटा मोटर्स आज के डेट में इसका वर्तमान नाम है। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जमशेदपुर में बहुत सारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, और उसमें टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स आज के डेट में जो टेल्को का था वो आज टाटा मोटर्स हो चुका है, और इसमें क्या क्या बनते हैं? बस भी बनता है, ट्रक भी बनता है, बहुत सारे मोटर कार भी बनते हैं। तो इसके लिए यह फेमस है। आप देख ही सकते हैं कि लोकोमोटिव जो पार्ट्स इंडस्ट्री है वो बड़े लेवल पे जमशेदपुर में डेवलप की, ठीक है। अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद में न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो धनबाद में ही है। फिर इंजीनियरिंग वर्क्स है जो कि कुमार धुबी में है, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है जो कि धनबाद में है। इस तरीके से धनबाद में भी
बहुत सारे इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो फेमस है, इस पे इसको लिख लीजिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड LTD, ये धनबाद में ही है, ठीक है। तो ये आपको फिर न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग जो है वो भी धनबाद में है। इस तरीके से आपको दिख रहा है जो भी इसके बड़े शहर हैं, जैसे बोकारो है, जमशेदपुर है, धनबाद है, रांची है, सब जगह बड़े लेवल पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश की गई है। और यह मैंने बता ही दिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे उद्योगों के लिए मशीन और कल पुर्जे का निर्माण करती है, इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब आते हैं केमिकल इंडस्ट्री पे। केमिकल इंडस्ट्री या रासायनिक उद्योग, अगर रासायनिक उद्योग को देखें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे उद्योग आते हैं, जैसे उर्वरक आता है, पेंट आता है, पेट्रोकेमिकल उद्योग आता है, ठीक है, औषधि और दवाइयाँ आते हैं, फिर भारी जो रसायन है वो सब आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ केमिकल इंडस्ट्री भी अच्छे लेवल पर डेवलप है। अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, उर्वरक उद्योग या फर्टिलाइजर जो उद्योग है वो भी यहाँ बड़े लेवल पर डेवलप है, ठीक है। झारखंड में चूँकि रसायन और उर्वरक उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में उर्वरक उद्योग की स्थापना हुई थी। रसायन और उर्वरक उद्योग की स्थापना 1951 में हुई थी। कहाँ? धनबाद के सिंदरी नामक स्थान, ठीक है। धनबाद के कौन सा स्थान? सिंदरी। जो लोग भी थोड़ा भी झारखंड के बारे में जानते हो, सिंदरी के बारे में ज़रूर जानते हो कि वहाँ उर्वरक का बहुत बड़ा कारखाना है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह कारखाना, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ? सबसे पहला रासायनिक और उर्वरक उद्योग कारखाना जो है 1951 में धनबाद के सिंदरी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इस उद्योग के द्वारा यूरिया, नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। क्या? यूरिया, नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया सल्फेट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़, सिंदरी जो है, जहाँ पे ये उर्वरक उद्योग स्थापित है, जहाँ पे ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है, इस उद्योग के का एक वो है कि जल की जो आपूर्ति होती है इस उद्योग के लिए, इस उर्वरक उद्योग के लिए, वो दामोदर नदी से की जाती है। और जो विद्युत की ज़रूरत होती है, यानी जो पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। इसके लिए जो जल की ज़रूरत है वो किससे की जाती है? दामोदर नदी से। दामोदर नदी से की जाती है। और जो बिजली की ज़रूरत होती है, विद्युत की ज़रूरत होती है, वो DVC से की, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। इन चीज़ों के, इस उद्योग के लिए जल और बिजली के स्रोत क्या क्या हैं ये हमें पता चला। अब आते हैं कांच उद्योग या ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री पे या कांच उद्योग या शीशा के उद्योग पे। झारखंड में कांच उद्योग की स्थापना जापान के सहयोग से की। जापान के हेल्प से या सहयोग से झारखंड में कांच इंडस्ट्री की स्थापना की गई, ठीक है। यह कहाँ पे? हुरकुंडा नामक स्थान पे इंडो अंसाई एक ग्लास फैक्ट्री है। इंडो अंसाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे? हुरकुंडा नामक स्थान पे। हुरकुंडा नामक स्थान पे इंडो अंसाई
ग्लास इंडस्ट्री या ग्लास फैक्ट्री, कांच फैक्ट्री कर दीजिए, कांच फैक्ट्री। यह जापान के हेल्प से भुरकुंडा नामक स्थान पे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई। ठीक है। झारखंड में कांच उद्योग के लिए जो प्रमुख केंद्र है वो है रामगढ़ छावनी, रामगढ़ कंटोनमेंट। यह प्रमुख केंद्र है जहाँ पे लगभग 6 कारखाने एस्टेब्लिश किए गए इसके कांच उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री। उसके अलावा धनबाद में भी कांच उद्योग के कारखाने हैं। ठीक है। धनबाद में कहाँ? अम्बोना और कतरासगढ़। कहाँ पे? अम्बोना और कतरासगढ़, दोनों कांच इंडस्ट्री यहाँ पे धनबाद में एस्टेब्लिश किए गए। फिर तीसरा जो जगह है वह है शिवभूमि। शिवभूमि में एक जगह है कांट्रा। कांट्रा में कांच के कारखाने स्थापित किए। कांट्रा में शिवभूमि में एक जगह है कांट्रा, यहाँ भी कांच के कारखाने एस्टेब्लिश किए। ठीक है। तो इस तरह से हम ग्लास इंडस्ट्री को भी देख पा रहे हैं कि ग्लास इंडस्ट्री खासतौर से जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इसका प्रमुख सेंटर कौन सा है? रामगढ़ है, जहाँ लगभग 6 कारखाने हैं। उसके अलावा धनबाद में कतरासगढ़, अम्बोना या फिर शिवभूमि में कांट्रा जगह है जहाँ पे एक एक कारखाने इसके हमको मिल जाते हैं कांच के कारखाने। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे क्या कहते हैं, चारों तरफ इसके आप देख ही पा रहे हैं कि रामगढ़ में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है। इसके कारखाने हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है ये एक तरह का क्षारीय पदार्थ होता है। इसका प्रयोग साबुन में, कागज़ बनाने में, पेंटिंग में, एल्युमिनियम के इंडस्ट्री में, ठीक है, रसायन के प्यूरिफिकेशन में या वस्त्र बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का प्रयोग बहुत सारे इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि साबुन, कागज़, पेंटिंग, वस्त्र उद्योग में, एल्युमिनियम के इंडस्ट्री में, फिर रसायन के तेल शोधन में। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जहां इस कास्टिक सोडा का प्रयोग। भारत में झारखंड में कास्टिक सोडे के 2 कारखाना है, एक टाटा केमिकल्स और एक रोहतास इंडस्ट्री, जो कि डालमिया नगर में। तो टाटा केमिकल्स जो है यह झारखंड में, और यह किसके? कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए फेमस, जो कि एक क्षारीय पदार्थ है। और किस तरह का प्रयोग है इसको, इसका जो रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा का वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। यह इसका रासायनिक नाम है और इसका प्रयोग मैंने बता ही दिया। और झारखंड में कास्टिक सोडा के 2 कारखाने हैं, एक है टाटा केमिकल्स और दूसरा है रोहतास इंडस्ट्री, जो कि कहाँ पे है? डालमिया नगर में। एक है टाटा केमिकल्स, दूसरा है रोहतास इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और यह डालमिया नगर में। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे उद्योग हैं जो झारखंड में पाए, मिनरल के अकॉर्डिंग इसके बहुत सारे इंडस्ट्री हमको देखने को मिलती हैं। और इस इंडस्ट्री में हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि अगर रेलवे का कारखाना भी देखें तो ये भी झारखंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि रेलवे से जुड़ा हुआ कारखाना भी
यहाँ पे रहा है, रेल कारखाना ही यहाँ पे रहा है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से टाटा कंपनी ने 1945 में, ठीक है, उसका एक कंपनी थी जो रेलवे से जुड़ी हुई थी सिंह भूमि में, जिसका नाम था पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी। इसको 1945 में ईस्ट इंडिया कंपनी से टाटा कंपनी ने खरीदा, ठीक है। इसके बाद टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी जो है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक रेलवे की कंपनी थी जिसका नाम था पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी, तो 1945 में टाटा कंपनी ने खरीद लिया। के बाद टाटा कंपनी ने इसको पुनर्गठित किया, रीस्ट्रक्चर्ड किया और रीऑर्गेनाइज्ड किया करके फिर इसका नाम रखा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, ठीक है, के नाम से शुरू किया। और इसमें प्रति वर्ष 100 रेल इंजन और 100 बॉयलर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, परंतु इसके निर्माण में सफलता नहीं मिली। वर्तमान में इस कारखाने में रेल के इंजीनियरिंग से जुड़े हुए साजो सामान या उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। रेल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए साजो सामान या पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेल टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव का नाम हमने पहले भी लिया है टाल्को का, इसी टाल्को से में बहुत सारे, मैंने बताया भी था कि बहुत सारे कल पुर्जे बनते हैं, बहुत सारे मशीनों के पार्ट्स बनते हैं। इसी में रेलवे के पार्ट्स भी बनते हैं, रेलवे इंजीनियरिंग से जुड़े हुए पार्ट्स भी बनते हैं। पहले ये क्या था, पूर्ण रूपेण एक रेलवे का कारखाना था जिसका नाम था अंग्रेजों के टाइम में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है। तो 1945 में टाटा कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया, लेकिन उसको फिर से रीस्ट्रक्चर का नाम रखा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, और उसका कुछ एम भी रखा कि प्रति वर्ष यहाँ 100 रेल इंजन का उत्पादन किया जाएगा, 100 बॉयलर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया। तो अब इस कारखाने में क्या है, रेलवे से जुड़ा हुआ जो इंजीनियरिंग के साजो सामान, जो इंजीनियरिंग के पार्ट्स है, उसका सामान तैयार किया जाए, ठीक है। तो यहाँ रेलवे से जुड़े हुए भी इंजीनियरिंग उद्योग हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगले क्लास में हम कृषि आधारित उद्योग के बारे में देखेंगे, फिर वन आधारित उद्योग के बारे में देखेंगे, फिर झारखंड के उद्योग से जुड़े हुए जो नीति है, पॉलिसी है, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं। अगर इससे जुड़े हुआ कोई भी प्रश्न जो आपको समझ में ना आया हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम उसका जवाब देने के साथ ही। थैंक यू सो मच।